हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी TRE 4 की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। और आपकी तैयारी को मजबूती देने के लिए हम लेकर आए हैं 120वां सेट। सब्जेक्ट है हमारा भूगोल। ध्यान रखिएगा कि 120वां सेट से पहले ऑलरेडी हमने 119 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, बिहार के कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानी क्षेत्र है। विकल्प में है 90%, 50%, 75%, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार के कुल भूभाग का लगभग 96% भाग मैदानी क्षेत्र है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन? उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल है आपके लिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी के जलोढ़ निक्षेपों से उत्तरी गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है। सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी के जलोढ़ निक्षेपों से उत्तरी गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है। जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि बिहार को आप देखेंगे तो गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर दो वर्गों में से विभाजित किया जा सकता है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो उत्तरी गंगा का मैदान का जो निर्माण हुआ है, बताना है कि किन नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। ठीक है, विकल्प में दे रखा है कोसी, महानंदा, पुनपुन, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि उत्तरी गंगा का मैदान का निर्माण कौन कौन सी नदी करती है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला नाम याद रखना है गंडक। ठीक है, दूसरी नदी है घाघरा, इसके बाद है बूढ़ी गंडक, इसके बाद है बागमती, बागमती के अलावा कमला, ठीक है, कोसी, महानंदा। ठीक है, देख सकते हैं ये सभी नदी उत्तरी गंगा का मैदान का निर्माण करती हैं। गंगा, गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। और ये सभी उत्तर बिहार की नदियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्पों में सब देख सकते हैं कि कोसी नदी और महानदी बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा, अर्थात विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। जबकि पुनपुन नदी ये दक्षिणी गंगा का मैदान का निर्माण करती है। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, विंध्य प्रकार की चट्टानें बिहार के किस जिला में मिलती हैं। बताना है विंध्य प्रकार की चट्टानें बिहार के किस जिला में मिलती हैं। विकल्प में है कैमूर, रोहतास, मुंगेर, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा विंध्य प्रकार की चट्टानें मुख्य रूप से दो जिलों में पाई जाती हैं। बिहार के दो जिलों में पाई जाती हैं, कैमूर और रोहतास में। कहाँ पर? कैमूर और रोहतास में। ठीक, जबकि मुंगेर में धारवाड़ प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे क्या होगा आंसर, सही होगा। ठीक है, कैमूर और रोहतास इसका सही आंसर है। कैमूर और रोहतास में विंध्य प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि मुंगेर में धरवाड़ प्रकार के चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा धरवाड़ प्रकार की जो चट्टानें हैं ना, ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो पहला याद रखिएगा मुंगेर, मुख्य रूप से जहाँ पाई जाती हैं मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि जिलों में पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पे है धरवाड़ की चट्टानें? तो अगर हम रफली एक अगर बिहार की मैप हम बना ले, है ना, कुछ ऐसा, तो आप देखेंगे गंगा नदी कुछ ऐसे गई हुई हैं। तो यहाँ पे देखने को मिलता है विंध्यन चट्टानें,
और ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये है यहाँ पे देखने को मिलता है धरवाड़ की चट्टानें। ठीक है, और बीच वाला भाग जो है सो क्या कहलाता है, क्वाटरनरी मैदान। जबकि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टर्शियरी चट्टानें। ठीक, चलिए अगला सवाल है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को क्या कहा जाता है। सवाल है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को क्या कहा जाता है। विकल्प में है मन, चौर, दियारा, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका होगा डी विकल्प, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। ठीक है ना, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या फिर मन कहा जाता है। ठीक है, जबकि दियारा के बारे में हम बात करें तो गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। ठीक है ना, इस दियारा के बारे में याद रखना है कि गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है। सवाल है, निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है। चना, मटर, अरहर, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प नंबर सी सही होगा, अरहर। अरहर दलहनी फसल होने के बाद भी मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है। बाकी चना, मटर ये सभी मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद करता है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो जितनी भी प्रकार के दलहनी पौधे होते हैं सभी मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद करती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अरहर देखेंगे कि दलहनी फसल है, इसके बावजूद भी ये मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। विकल्प में है चावल, मटर, चना, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मटर और चना ये दोनों खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। चावल आपका देखेंगे तो खरीफ फसल का उदाहरण है। ठीक है, मटर और चना ये दोनों रबी फसल के उदाहरण है। विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक से अधिक यहाँ पे खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए वैसे आप लोग जानते होंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप की फसलों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जाता है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद। ठीक है ना, चलिए बाकी इनकी कटाई, बुआई ये सब जरूर डेट याद रखिएगा। खरीफ फसलों के उदाहरण जरूर याद रखिएगा, रबी फसल का उदाहरण जरूर याद रखिएगा, जायद फसल का जो उदाहरण है उसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जैसे जायद फसल में हम बात करें तो ऐसे पहले बात करें कि जायद फसल होता क्या है, क्योंकि इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो जायद फसल जो होता है ना, ये खरीफ और रबी फसल के बीच की अवधि में उगाई जाने वाली फसल होती हैं। खरीफ और रबी फसल के बीच की अवधि में उगाई जाने वाली ये फसल होती है जायद फसल। इस उदाहरण के बारे में बात करें तो तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी इत्यादि ये सभी उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व में चाय के उत्पादन एवं निर्यात दोनों मामलों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। सवाल है, विश्व में चाय के उत्पादन एवं निर्यात दोनों मामलों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। चीन, भारत, केन्या, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका चीन। ठीक है ना, चीन इसका सही आंसर है। विश्व में चाय के उत्पादन एवं निर्यात दोनों मामलों में चीन प्रथम स्थान पर है। ठीक, विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट दी गई हैं कि किस चीज़ के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। भारत विश्व का 8वां कॉफ़ी निर्यातक देश है। दाल के मामले में भारत विश्व का बड़ा उत्पादक एवं सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। विश्व में चाय के उत्पादन एवं निर्यात दोनों मामलों में चीन प्रथम स्थान पर है। ठीक है, दाल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बाद भी भारत दाल का बड़ा आयातक देश भी है। ठीक है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व के कुल दूध उत्पादन में भारत की भागीदारी 24% है। तो ये सारी डेटा जरूर याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक, चलिए अगला सवाल है,
अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत लाई गई थी? विकल्प में है यमन, वियतनाम, जापान, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में यमन से लाई गई थी। कहाँ से? यमन से। ठीक है। 17वीं शताब्दी में एक मुस्लिम सूफी संत बाबा बुदान मक्का की तीर्थ यात्रा पर गए थे। बाबा बुदान मक्का की तीर्थ यात्रा से भारत लौटने के क्रम में यमन से कॉफ़ी के बीज के 7 दानों का भारत लाए थे ये। ठीक है, कितने दाने लाए थे? 7 दाने। ठीक है ना। कैसे लाए थे? तस्करी जो होता है ना, उसके द्वारा लाए थे, चुपके चोरी से। ठीक है, ये याद रखना है यहाँ से। तो कहाँ से लाए गए थे ये? तो ये लाए गए थे यमन से। चलिए अगला सवाल है, सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों के द्वारा प्रयोग किया गया था? सवाल है, सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों के द्वारा प्रयोग किया गया था? विकल्प में है भारत, यूनान, चीन, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम मानसून शब्द अरब देश के नाविकों के द्वारा प्रयोग किया गया था। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे ई सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सर्वप्रथम मानसून शब्द अरब देश के नाविकों के द्वारा प्रयोग किया गया था। वैसे मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है। किससे हुई है? मौसम से। ये जरूर याद रखिएगा। लेकिन इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किनके द्वारा किया गया था? तो अरब देश के नाविकों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो विकल्प नंबर ई यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात करें पहला दर्रा के बारे में जो दिया है, रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। और ये आप देखेंगे तो ये दर्रा मनीला को लेह से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मनीला को लेह से जोड़ता है, याद रखना है। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बात करें शिवकिला दर्रा के बारे में, तो ये दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये शिमला एवं तिब्बत के बीच की रास्ता बनाता है। शिमला और तिब्बत के बीच रास्ता बनाता है। ये भी कहाँ है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। बात करें सी विकल्प के बारे में, बोमडिला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना। और याद रख सकते हैं कि ये जो दर्रा है, बोमडिला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। कहाँ किसको जोड़ता है? लहासा को। ठीक है ना। तो विकल्प नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा डी विकल्प, क्योंकि पूछा है कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो दिए गए विकल्पों में से दो, रोहतांग दर्रा और शिवकिला दर्रा, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है। एक पूछा जाता है जो जिला दर्रा के बारे में, कहाँ है स्थित है ये? लद्दाख में। ठीक है, कहाँ है? लद्दाख में है और ये लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है। नाथुला दर्रा के बारे में तो आप लोग कई बार सुन चुके हैं, सिक्किम में है ये। ठीक है, नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो कि भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिणी तिब्बत के चुंबी घाटी को जोड़ता है। ठीक, बहुत सारे दर्रे हैं, माना दर्रा है ना, नीति दर्रा है, और इधर आपका लिपू लेक है, दिफू दर्रा है, काराकोरम है, फिर पंजाल है, बनिहाल है। तो इन सब दर्रों के बारे में डिटेल सब लोगों को पढ़नी है। ठीक है, तो हम तो यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं आप लोग को। पूरा डिटेल्स में अगर पढ़ाना शुरू कर, एक एक क्वेश्चन के लिए बहुत लंबा वो वीडियो बन जाएगा नहीं। तो चलिए लेते हैं अगला सवाल फिर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा प्रायद्वीपीय भारत में स्थित नहीं है? विकल्प में है थालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, सेनकोटा दर्रा, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि तीनों के तीनों जो दर्रे हैं ना, ये प्रायद्वीपीय भारत में ही स्थित हैं। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा सही? ई विकल्प। थालघाट, पालघाट, सेनकोटा दर्रा, ये तीनों जो दर्रे हैं ये प्रायद्वीपीय भारत में स्थित हैं। ठीक है। बात करें ये थालघाट के बारे में, तो थालघाट जो दर्रा है ना, ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये मुंबई और नासिक के बीच में स्थित है। ठीक है, ये मुंबई और नासिक के बीच मार्ग प्रदान करता है, रास्ता प्रदान करता है थालघाट। वहीं बात करें भोरघाट दर्रा के बारे में, तो ये भी महाराष्ट्र में ही है और ये मुंबई और पुणे के बीच के मार्ग बनाता है। वहीं बात करें, एक है आपका पालघाट, है ना, ये पालघाट। तीन घाट याद रखना है क्रम से, तालघाट, पालघाट और भोरघाट। ठीक है, तो पालघाट जो है ये आपका केरल में स्थित है, पालघाट। ठीक है, और ये केरल के पलक्कड़ शहर और तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर के बीच में मार्ग प्रदान करता है।
कौन? पालघाट। वहीं बात करें सेन कोटा दर्रा के बारे में, शायद बहुत कम सुनते होंगे इसके बारे में, ये भी केरल में है। मतलब है कि प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य रूप से 4 दर्रे हैं, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोटा, जिसमें से 2 महाराष्ट्र में है और 2 केरल में है। केरल में 2 कौन कौन सा? पालघाट और सेनकोटा। सेनकोटा आप देखेंगे तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु के मदुरई के बीच में रास्ता बनाता है। ठीक है, कौन सा? सेनकोटा। याद हुआ? जबकि ये थालघाट, ठीक है, और एक है आपका भोरघाट, ये दोनों महाराष्ट्र में है। थालघाट मुंबई और नासिक के बीच में रास्ता बनाता है, जबकि भोरघाट ये मुंबई और पुणे के बीच में रास्ता बनाता है। ठीक है, चलिए आंसर पर ना जाइए। ठीक है, आंसर पर ना जाइए, यहाँ पे किस बहुत सारे में आंसर शायद हो सकता है गलत दिया होगा। ठीक है, तो उस पर नहीं जाना है, जो हम बता रहे हैं उसको देखिएगा। जब पीडीएफ हम देंगे तो आंसर उसको सही करके देंगे, क्योंकि पिछला वाला जो सेट वाला रहता है ना, तुम लोग एडिट करके कॉपी पेस्ट किया हुआ रहता है, तो उसमें थोड़ा सा आंसर में हो सकता है हेर फेर हो, तो इसीलिए परेशान नहीं होना है। सवाल अगला है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, कांची, मांडवी, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का विकल्प नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात देखेंगे तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड की जगह जलप्रपात है, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, विकल्प नंबर ई यहाँ पे सही होगा। ठीक है, कहाँ पे? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण इसलिए रेखा इसे स्वर्ण स्वर्ण रेखा नाम पड़ा है, क्योंकि इस नदी में सोना पाए जाते थे, अभी भी मिलती है थोड़ा बहुत, है ना, इसीलिए इसका नाम है स्वर्ण रेखा, जो कि झारखंड की एक नदी है, जो कि हुंडरू जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, कावेरी नदी पर आप देखेंगे, ठीक है, तो शिव समुद्रम इसी पर है। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ना, इसी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, पेन थोड़ा सा मोटा चल रहा है, थोड़ा पतला कर ले। कांची नदी पर बात करें हम तो इसमें एक जलप्रपात का नाम है दसम जलप्रपात, जो कि झारखंड में ही है। एक है मांडवी जलप्रपात। ठीक है, सॉरी मांडवी नदी, ये तो नदी है ना, मांडवी नदी है। तो इस पर आप देखेंगे कि कौन सा जलप्रपात है, तो ये इस पर है एक जलप्रपात दूध सागर, सुने होंगे आप लोग, है ना। तो ये सभी नाम याद रखिए कि किस कौन कौन सा नदी पर कौन कौन सा जलप्रपात स्थित है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। विकल्प में है तापी, नर्मदा, सोन, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, तापी। तापी नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। तापी नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में सतपुड़ा की पहाड़ियों में मुल्ताई नामक स्थान से होती हैं। ठीक है, तापी नदी आप लोग जानते होंगे कि तापी नदी भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तापी नदी की द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है ना, जबकि नर्मदा नदी और सोन नदी, ये दोनों नदी का उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग तो जानते ही होंगे कि सोन नदी आप देखेंगे ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना, सोन नदी का प्रवाह 5 राज्यों से होकर के जाती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और फाइनली जाकर के बिहार में गंगा नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। वहीं नर्मदा नदी के बारे में बात करें तो नर्मदा नदी की उद्गम पश्चिमी अमरकंटक पहाड़ी से होती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलने के पश्चात ये विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों डेटा याद रखिएगा नर्मदा और सोन के बारे में। वैसे बहुत कुछ यहाँ लिखी गई हैं। चलिए अगला सवाल है, उदयपुर अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? बताना है उदयपुर अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गया, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा पश्चिमी चंपारण। क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। जबकि पश्चिमी चंपारण में एक और भी वहाँ पे देखने को मिलता है, नेशनल एक पार्क है वहाँ अभ्यारण्य, वहाँ पे उसका नाम क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, है ना। वाल्मीकि नेशनल पार्क ये भी पश्चिम चंपारण में है, और उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी बिहार के पश्चिम चंपारण में ही स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, चलिए
अगला सवाल लेते हैं। वैसे बिहार में क्या है, बिहार में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक है ना, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है यहाँ पे, है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, रबड़ के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना है। रबड़ के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकल्प में देखिए क्या दे रखा है। रबड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वनस्पति श्रेणी में आता है। रबड़ की खेती के लिए आर्द्र और शुष्क जलवायु की जरूरत होती है। रबड़ की खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान एवं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए होता है। एक से अधिक सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बात करें पहला विकल्प के बारे में जो कि दे रखा है, रबड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन श्रेणी में आता है, बिल्कुल कथन सत्य है, ठीक है ना। बी ऑप्शन में दे रखा है, रबड़ की खेती के लिए आर्द्र और शुष्क शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, नहीं, शुष्क नहीं, नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ये कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। सी विकल्प में है कि रबड़ की खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए होता है, बिल्कुल सही है। अर्थात यहाँ पे कथन गलत कौन सा हो गया, बी विकल्प। याद रखना, शुष्क नहीं चाहिए होता है, नम जलवायु की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, ठीक है। भारत में रबड़ की खेती मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की जाती है, ठीक है। वहीं बात करें देशों के बारे में तो कौन कौन से देश में रबड़ खेती प्रमुख रूप से किया जाता है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन, श्रीलंका, है ना, ये सब प्रमुख उत्पादक देश हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल और है सिनकोना के बारे में। सिनकोना किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन, मैग्रोव वन, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वनस्पति की श्रेणी में आएगा। सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में देखेंगे तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ भी होती है, ठीक है। और यह झाड़ी के रूप में या वृक्ष के रूप में होता है। सिनकोना की छाल से क्या प्राप्त होता है, याद है, कुनेन नाम का औषधि प्राप्त होता है, जिससे मलेरिया रोग का उपचार किया जाता है, ठीक है। चलिए, और सिनकोना मुख्य रूप से देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से ये पाई जाती हैं, ठीक। चलिए अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, ठीक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1880, 448, 881, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। भारत के बिहार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार आप देखेंगे तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, और इसकी जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, वो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं, ठीक है। वहीं बात करें जनगणना रिपोर्ट 2001 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 881 था। कितना था, 881, ठीक है। वहीं याद रखिएगा बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जहां पर 1880 माफ़ कीजिएगा 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं बात करें बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। कैमूर का जनसंख्या घनत्व 488 है। कितना है, 488, ठीक है। तो इन सब डेटा को जरूर याद रखिएगा। लेते हैं अगला सवाल। सवाल है, UNFPA की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन की जनसंख्या कितनी है। सवाल है, UNFPA की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन की जनसंख्या कितनी है। विकल्प में है 142.57 करोड़, 142.87 करोड़, 121 करोड़, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ए विकल्प, 142.57 करोड़, ठीक है। ये चीन की जनसंख्या है, ये द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार। जबकि भारत का बात करें तो 142.87 करोड़ है, ठीक है। और भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या 121 करोड़ है, ठीक है। तो ये तीनों डेटा याद रखिएगा, अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलिए अगला सवाल है,
अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण पोखरा शहर विख्यात है। यह किस देश में स्थित है? चीन, भारत, भूटान, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, पोखरा नेपाल में स्थित एक नगर है। पोखरा शहर नेपाल के काठमांडू के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। ठीक है, पोखरा शहर नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर के लगभग में ये पश्चिम में स्थित है ये। ठीक है, और ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक शहर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके लिए। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सवाल है, दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? टाल कहा जाता है, गोखुर कहा जाता है, सिल्ड कहा जाता है, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ए विकल्प टाल। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? टाल कहा जाता है। ठीक है, विकल्प नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बाकी दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।